तीन साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हो सभी? तो फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइएगा क्लास में और सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त परिवार में नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं साथियों अपनी क्लास को। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के क्लास में हमने एक क्लास में पढ़ा था और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था हम एक बार उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फास्ट तरीके से। तो अपनी यही क्लास रहने वाली है साथियों। धीरे धीरे अपने सारे जो राजस्थान की हिस्ट्री है इसको कंप्लीट कर लेंगे कि थ्योरी की क्लास के माध्यम से हमारी क्या बन जाएगी, एक रिवीजन की क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो अपना जो संपूर्ण जो सिलेबस है हिस्ट्री का ये कवर हो जाएगा। तो देखिएगा साथियों, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? मेवाड़ इतिहास की। अब मेवाड़ इतिहास में हमने पढ़ा था साथियों, मेवाड़ के बारे में पढ़ा था और इससे जुड़ी हुई कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी कि मेवाड़ में किस राजवंश ने शासन किया था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, किनके वंशज माने जाते हैं, सारी हमने यहाँ पर बात कर ली थी। इनके कुल देवता कौन थे, इनकी कुल देवी कौन थी, इनकी आराध्य देवी कौन थी और इनकी राजधानियां कौन सी थी, इनका संस्थापक कौन था और इनके बाद में कौन से शासक हुए, वो सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली थी। उसके आगे साथियों चलते हैं आगे और हम बढ़ते हैं। हमने पढ़ा साथियों गुहादित्य को। किसको पढ़ा था? गुहादित्य के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में गुहादित्य के बाद में हमने पढ़ा था साथियों बप्पा रावल को। बप्पा रावल की हमने बात कर ली थी साथियों, जिसको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। अब 1439 ईस्वी की एक प्रशस्ति आती है, 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति थी साथियों, जिसमें बप्पा रावल को और काल भोज को अलग अलग बताया गया था कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं ये अलग अलग हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है। रणकपुर प्रशस्ति इस बात का प्रमाण देती है। कब की है? 1439 ईस्वी की है प्रशस्ति थी साथियों, जिसको क्या बताया गया था? बप्पा रावल को और काल भोज को दोनों को अलग अलग बताया गया था। तो गुहिल वंश का गुहादित्य मेवाड़ में यह तो क्या था? गुहिल वंश का संस्थापक था। गुहिल वंश का क्या था? यह संस्थापक था। संस्थापक की हमने यहाँ पर इसकी बात कर ली थी। और बप्पा रावल को माना जाता है साथियों गुहिल वंश का, क्या माना जाता है? गुहिल वंश का, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक वास्तविक संस्थापक, संस्थापक माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं साथियों। मुख्य रूप से अपने एग्जाम की दृष्टि से अपने पास में इंपोर्टेंट शासक आता है साथियों अल्लट। कौन सा शासक आता है? अल्लट। अब अल्लट से जुड़ी हुई बातें तमाम है साथियों, वो हम देखते हैं। देखिएगा, अपने पास में अगला शासक आता है कौन सा? अल्लट आता है सर। कौन सा? अल्लट। अल्लट जिसको आलू राव के नाम से भी जाना जाता है, आलू राव। अब इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं साथियों इसी के नाम में छिपी हुई है। क्या था? अल्लट यानी आलू राव, अल्लट या आलू राव। अब आलू राव कैसा होता है? आलू राव कैसा होता है? आलसी होता है। जो आलसी होता है तो उसको तो नौकर की जरूरत पड़ती है। आलसी होता है, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो फिर उसकी जगह कोई और काम करेगा, तो वो क्या करता है? अपना काम करवाने के लिए नौकर रखता है। तो इसने एक प्रथा शुरू कर दी थी, नौकरशाही प्रथा। नौकर नौकरशाही प्रथा की शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी मेवाड़ में। नौकरशाही प्रथा की शुरुआत भी इसी के द्वारा की गई थी, शुरुआत। अब इसके बाद में बात करें अल्लट। अल्लट से साथियों एक याद रखना है, अल्लट से हरिया देवी। क्या? हरिया देवी। हरिया देवी से विवाह किया था अल्लट से। ऐसे याद रखना है, हरिया देवी से विवाह किया। और यह था साथियों हरिया देवी के साथ में राजस्थान का, क्या था? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय,
विवाह था। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम था तो फिर भारत का कौन सा था, तो यहां पर देखिएगा भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय जो विवाह था वो किसने किया था, वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना के साथ में इन्होंने विवाह किया था। देखिएगा साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब अल्लड़ से आपको ध्यान रखना है साथियों, हरिया देवी से विवाह किया था और जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? जगत अंबिका मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था इसके द्वारा। अब जगत अंबिका मंदिर को साथियों क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। और इसने करवाया था साथियों मेवाड़ में इनके द्वारा करवाया गया था, मेवाड़ में वराह मंदिर का, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण भी इसके द्वारा करवाया गया था। और साथियों ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आहड़ को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? आहड़ को, आहड़ को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। किसने? अल्लट ने क्या बनाया था? आहड़ में राजधानी, उसमें राजधानी बनाया था, आहड़ को इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी जो बातें हैं आपको अल्लट के बारे में ध्यान रखनी है साथियों। ध्यान रखोगे? ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपने पास में इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी, ताकि एक बार यहाँ याद रहे। क्या क्या याद रखना है? नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अल्लट के द्वारा की गई थी। किसकी? नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की गई थी। हरिया देवी से विवाह किया था, हरिया देवी से विवाह किया था, राजस्थान का क्या था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। भारत का प्रथम पूछा जाए तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसकी पुत्री के साथ में? हेलेना के साथ में किया था, हेलेना के साथ में। और वो किसकी पुत्री थी? ये सेल्यूकस निकेटर की, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की यह पुत्री थी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा साथियों, आगे आता है अपने पास में जेत्र सिंह, जेत्र सिंह आता है। अब जेत्र सिंह साथियों 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक रहा था, 53 ईस्वी तक शासन किया था। अब ध्यान दीजिएगा, जेत्र ने साथियों इसके समय ये एक दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। उसने यहाँ पर आक्रमण किया था। कहां पर? नागदा पर आक्रमण कर देता है। जब नागदा पर आक्रमण कर देता है तो नागदा को वो बुरी तरह से जलाकर भस्म कर देता है, वहां पर बुरी तरह से आग जलाकर वहां पर उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है नागदा को। बाद में जो जेत्र सिंह था उसने अपनी नई राजधानी चित्तौड़गढ़ को बना दी थी साथियों। जेत्र सिंह के दो सेनापति बहादुर थे जिनका नाम बालक और मदन था साथियों। बोल बहादुर वीर गति एवं आत्मसम्मानी
जो वे सेनापति थे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे साथियों। बालक और मदन इनके सेनापति थे। गोरा और बादल रतन सिंह के थे। गोरा और बादल रतन सिंह के थे। जेता और कुंपा मालदेव के थे। जेता और कुंपा मालदेव के थे। किंतु आला और उदल थे वो प्रमार्दी देव के थे साथियों। प्रमार्दी देव चंदेल शासक जो प्रमार्दी देव था आला और उदल थे। आला और उदल के बारे में कहा गया था कि 12 वर्ष तो कुकुर जिए 13 वर्ष सियार ब्रज 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। ये आला और उदल के बारे में साथियों कहा गई थी, कहावत है एक। और आगे देखिएगा इनके जो वीर सैनिक हैं, इनके वीर सेनापति क्या नाम है उनका? बालक और मदन। बालक और मदन इनके ये दो सेनापति है। जैत्र सिंह के समय 1227 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। क्या कर देता है? ये आक्रमण कर देता है। अब आक्रमण किया तो इनके मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम था भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था ये युद्ध? था जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश के ये मध्य युद्ध हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा इल्तुतमिश के ये युद्ध होता है जिसमें जीत किसकी होती है? जीत इसमें जैत्र सिंह की होती है। हार कौन जाता है? इसमें इल्तुतमिश इसमें हार जाता है। किंतु इसने क्या किया था? जाते जाते इसने जाते जाते नागदा को नष्ट कर दिया था। नागदा को नष्ट कर दिया। नागदा को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो 1227 ये आपको ये डेट याद रखनी है। याद रखोगे? अब देखिएगा आगे। जैत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया। चित्तौड़ को बनाया। अब ध्यान दीजिएगा इसके जो जैत्र सिंह था साथियों, जैत्र सिंह को एक उपाधि प्रदान थी। जैत्र सिंह को एक उपाधि प्रदान थी और वो थी साथियों रण रसिक की उपाधि इनको प्रदान थी। रण रसिक का मतलब क्या होता है? रण रसिक का मतलब होता है रण का रसिया। रण का रसिया रण का रसिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब युद्ध भूमि में पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कब कर रहा है। मतलब जब एक बार अगर युद्ध भूमि में उतर गए तो आस बस यही रखनी है कि हमें तो केवल जीतना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे उसमें प्राण जाए या फिर बच जाए। मतलब अपनी इस तरह से ये रणकार रसिया था। एक कुशल योद्धा था ये साथियों, एक कुशल योद्धा था। ये अभी आपको इसमें ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे? अब इसके समय को क्या कहा जाता है? जैत्र सिंह का समय मध्यकालीन
मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। अब साथियों जो ये बुताला का जो युद्ध था, इसका जो वर्णन किया गया था, का जो वर्णन किया गया था वो किया गया था एक बुक्ति हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। अब इसके राइटर कौन थे, इसके लेखक थे साथियों जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी, ये इनके द्वारा लिखी गई थी, जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी थी हमीर मद मर्दन ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं, एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा साथियों, अगला शासक आता है अपने पास में तेज सिंह। कौन आता है, तेज सिंह आता है। और तेज सिंह रहा था 1253 ईस्वी से लेकर के 1273 ईस्वी तक रहा था। ये 73 ईस्वी तक रहा था। अब इसमें क्या क्या बातें हैं याद करने की। तेज सिंह तेज था, तेज सिंह तेज था क्या बनाने में, चित्र बनाने में। तो इसके समय हुई थी साथियों, इसके समय एक चित्र मिला था जिसका नाम था श्रावक। तेज सिंह के समय ये इनके समय ये इनके समय ये मेवाड़ में एक चित्रित ग्रंथ मिला, चित्रित ग्रंथ मिला। और वो था साथियों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसको मतलब ये किस पर था, ये जो चित्र था ये किस पर चित्रित था, ये चित्रित किस पर था, ताड़ के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर। कब का है ये, 1260 ईस्वी का, 1260 ईस्वी का है। और किसके द्वारा चित्रित था यह, कमल चंद्र के द्वारा, कमल चंद्र के द्वारा, कमल चंद्र के द्वारा यह चित्रित था। एक था साथियों इसकी जो तेज सिंह की पत्नी थी, की पत्नी थी जिसका नाम था जैतल देवी, जैतल देवी, जैतल देवी, या फिर हम इसको कह सकते हैं जैतल देवी, जैतल देवी। इसने मेवाड़ में क्या किया था, मेवाड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया।
ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का मेवाड़ में निर्माण करवाया जाता है। कौन थी? जैतल देवी थी साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसकी, तो तेज सिंह की एक उपाधि थी, इनकी एक उपाधि थी साथियों, इनकी उपाधि। अब वो उपाधि कौन सी थी? इनकी उपाधि थी साथियों परम भट्टारक की। कौन सी थी? परम भट्टारक की उपाधि थी। और इनके पास में थी परमेश्वर की, परमेश्वर की और महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की, परम भट्टारक की, परमेश्वर की, इनके पास में ये उपाधियां थी। ठीक है। हाँ चले, अब बात करते हैं, जब हमें साथियों जब जालोर का इतिहास पढ़ते हैं, चौहान वंश पढ़ते हैं, तो उसमें एक राज शासक पढ़ते हैं जिसका नाम है चाचिंग देव। चाचिंग चाचिंग देव। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रूपा देवी, रूपा देवी। इसका जो विवाह हुआ, का जो विवाह हुआ वो तेज सिंह के साथ में ही हुआ था, तेज सिंह के साथ में ही हुआ था। अब इसके समय से क्या मानी जाती है? मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत, कला की शुरुआत। तो एक बार नोट कीजिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। लिख लिया? चलें आगे। आगे देखिएगा, तेज सिंह के बाद में अगला शासक आया था, तेज सिंह के बाद में, तेज सिंह के बाद में, सॉरी, तेज सिंह के बाद में अगला शासक आया था समर सिंह, समर सिंह। ये रहा था 1273 ईस्वी से लेकर के 1302 ईस्वी तक रहा था, 1302 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1302 ईस्वी तक ये रहा था। अब अगर इनकी बात करते हैं तो इनके समय के दो प्रमुख शिलालेख, वैसे तो 5 मिले थे, किंतु इनके समय जो शिलालेख मिले, शिलालेख, एक तो था चिरवा का शिलालेख, चिरवा का लेख था एक, और एक बात करते हैं, एक चिरवा का शिलालेख था, दूसरा था साथियों आबू का लेख, दूसरा था आबू का लेख, दूसरा था दरीबा का लेख, दरीबा का लेख। वैसे आपको ये दो याद रखनी है, इसके बारे में अगर पूछी जाए ये दो याद रखना है। वैसे तो 5 थे, किंतु अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये इनके मुख्य रूप से आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे इनके बारे में देखते हैं साथियों। इनका एक दरबारी कवि था समर सिंह का,
समर सिंह का दरबारी कवि था जिसका नाम था साथियों करम सिंह। क्या नाम था इसका? दरबारी कविता एक दरबारी का नाम था करम सिंह। करम सिंह। और एक था जिसका नाम था कलहण। कलहण था। और एक कलहण आता है जो राज तरिंगणी के लेखक आते हैं, वो कश्मीर से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो वो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो इसके जो दरबारी हैं वो आपको याद रखना है। वैसे एक पद्म सिंह भी था और एक केल सिंह भी था, ये भी इनके दरबारी कवि थे। चलें आगे। हाँ, अब देखिएगा साथियों, एक बात आती है इसके बारे में, आबू के आबू के अचलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की मरम्मत करवाई थी। मरम्मत करवाए। और देखिएगा साथियों, समर सिंह के दो पुत्र थे। समर सिंह के दो पुत्र, कितने पुत्र? दो पुत्र थे। अब वो दो पुत्रों का क्या क्या नाम था? एक का नाम था एक का नाम था रावल रतन सिंह। एक का नाम था रावल रतन सिंह। दूसरा का नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। अभी की बात करते हैं रतन सिंह की। ये तो बन गया था साथियों उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बन गया था, मतलब मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक। और जो ये था, ये चला गया साथियों नेपाल। ये कहाँ चला गया? नेपाल चला गया। अब नेपाल में जाकर क्या किया इसने? नेपाल में जाकर गुहिल वंश की नींव रखी। गुहिल वंश की नींव रखी। नेपाल में जाता है और वहां पर जाकर गुहिल वंश की नींव रखता है। कौन? कुंभकर्ण रखता है। ठीक है, ये मेवाड़ छोड़कर चला जाता है। और जो रतन सिंह था ये बन जाता है अगला उत्तराधिकारी, अर्थात मेवाड़ का शासक ये बन जाता है। तो देखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। और बाद में जो रतन सिंह था साथियों, जो ये रतन सिंह था की बात करें आगे, अब अगला शासक कौन बनता है? बावी राजा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का शासनकाल अगर आपसे पूछा जाए 1302 ईस्वी से लेकर के 1303 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अब ये चला गया साथियों कहां पर? ये ये चला गया साथियों
यह चला गया था श्रीलंका विवाह के लिए। यह पहले इसकी बात करें, इसकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम था साथियों नागमती। नागमती इनकी पहली पत्नी थी। किंतु बाद में क्या हुआ कि ये विवाह के लिए कहाँ चले जाते हैं, विवाह के लिए चले जाते हैं साथियों श्रीलंका, श्रीलंका चले जाते हैं। अब साथियों उस समय अगर बात करते हैं तो श्रीलंका, अगर ये चला गया इतनी दूर मेवाड़ से छोड़कर, ये चला गया कहां पर, श्रीलंका चला जाता है। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का शासक था उस समय साथियों, शासक था उस समय ये गंधर्व सेन, गंधर्व सेन। ठीक है, उस समय श्रीलंका का शासक था गंधर्व सेन। और श्रीलंका की महारानी कौन थी उस समय, ये महारानी की अगर बात करते हैं तो महारानी थी साथियों चंपावती, चंपावती। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि चंपाकली, चंपाकली आभूषण, आभूषण कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शासक थे साथियों उस समय गंधर्व सेन और महारानी थी रानी चंपावती। और यहाँ की राजकुमारी का क्या नाम था, यहाँ की राजकुमारी, राजकुमारी का नाम था राजकुमारी पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी या पद्मावती या पद्मिनी, तो ये ध्यान दीजिएगा उस राजकुमारी थी पद्मिनी। अब इस बात, अब ये कहा जाता है कि ये इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अगर ये, अगर अपने मुंह से अगर ये आम का रस भी पिए तो वो पानी की तरह अपने कंठ से दिखाई देता था, ये इतनी सुंदर थी। देखिएगा अब ये इस बात की चर्चा साथियों, एक तोता आता है जिसका, वो हमारे यहाँ पर पाया जाता है गागरोन में, गागरोन में, जिसको गागरोनी तोता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हाँ, अब रावल जो रतन सिंह था, यहाँ देखिएगा अब साथियों ये चला जाता है कहां पर है, इसको एक सूचना मिलती है, तो एक, और वो सूचना मिलती है किसके द्वारा, इसको सूचना किसके द्वारा मिलती है, सूचना देने वाला कौन था, राघव चेतन, राघव चेतन था। और ये कहता है कि आपसे एक तोता मिलना चाहता है महाराज, आपसे तो एक तोता मिलना चाहता है। तेज से जो रतन सिंह सोचा कि हमसे तोता मिलना चाहता है, अब तोते को हमसे क्या काम है, नहीं सर, कि नहीं महाराज, तो वो एक ऐसा वैसा तोता नहीं है, वो आदमी की तरह बात करता है, आदमी की भावनाओं को समझता है, आदमी मतलब वो हम जैसे बात करते हैं हम समझाते हैं वैसे ही वो समझाता है। अब रतन सिंह सोचे कि तो बड़ा देखने लायक दृश्य है कि जल्दी से बुलाया जाए तोते, वैसे ही तोता वहां पर आता है और आकर राघव चेतन उसके
बताया कि तू महाराज को बता क्या क्या होता है, क्या क्या देख के आया है। को तो जो राम कथा थी वो उसने सारी बता दी पद्मिनी की। अब उसके बाद में इसके भी मन में तो लालच था कि मैं भी उसको जाकर देखूं, किंतु जो राघव चेतन था वो आकर इसको चौथे दिन के पास में रतन सिंह के पास में मिलाता है। अब रतन सिंह जो तोता था तो वो सारी घटना बता देता है। जो तोता था साथियों वो था हीरामन प्रजाति का, हीरामन प्रजाति का, या कई लोग कहते हैं कि ये हीरामन नामक तोता था, हीरामन तोते का नाम था। ठीक है, यह गागरोन में पाए जाते हैं, गागरोन में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता, इनको कहा जाता है साथियों हिंदुओं का आकाश लोचन, आकाश लोचन इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आदमी की तरह हुम बात कर सकता है, हुम बात कर सकता है, बात कर सकता है। ठीक है, अब रतन सिंह यहां से अपना जो लुंगी तुमड़ा था वो यहाँ से उठा करके वो चले जाते हैं साथियों, कहाँ पर? श्रीलंका पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? श्रीलंका पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ समय बाद में वहां पर रहते हैं और वहां का दृश्य देखता है। जब पद्मिनी को ये देखा तो वाकई में देखकर तगत रह गए और वाकई में अचंभित रह गए ये, और देखा कि वास्तव में काबिलियत है, काबिलियत है राजकुमारी। अगर हम इतनी दूर से आए तो उसका तो कोई मतलब भी निकला। अब देखते ही भाई साहब इनके मन में हो जाती है विचलन, मन हो जाता है इनका विचलन। बाद में सारी घटना होने के बाद में पता चलता है श्रीलंका नरेश गंधर्व सेन को कि यहाँ पर मेवाड़ से, वहां मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह यहाँ पर पधारे हुए हैं और वो राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। राजकुमारी से क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। इनको दरबार में ले जाया गया। गंधर्व सेन को सारी घटना के बारे में बता दिया गया। गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मिनी का जो विवाह है वो श्रीलंका जो मेवाड़ नरेश रावल रतन सिंह के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। रावल रतन सिंह और पद्मिनी विवाह करके मेवाड़ में आ जाता है। अब जब मेवाड़ में आए तो इनकी जो पूर्व पत्नी थी नागमती, ये क्या हो रही थी? आग बबूल हो रही थी। नागमती ने साथ किसका दिया? नागमती ने साथ दिया राघव चेतन का। राघव चेतन भी क्या चाहता था? राघव चेतन भी पद्मिनी को चाहता था। राघव चेतन चाहता था कि किसी भी प्रकार से, राघव चेतन वो व्यक्ति था किसी के भी मन को अपने वश में कर लेने की शक्ति उसके अंदर मौजूद थी। मतलब वो किसी के भी मन को अपनी तरफ खींचकर मतलब आकर्षण कर लेता था, आकर्षण बल के पास में था। तो इस प्रकार से ये ध्यान दीजिएगा। अभी इस बात का, अब ये पद्मिनी यहाँ पर कुछ दिन रहे मेवाड़ में, अभी पद्मिनी के साथ में जो ऐसा रहा और ये कुछ न कुछ गड़बड़ करता ही रहा, तो इस बात का पता चल गया साथियों रतन सिंह को। किसको चल गया? रतन सिंह को चल गया। रतन सिंह ने राघव चेतन को दे दिया साथियों देश निकाला। क्या दे दिया इसको? देश निकाला दे दिया। अब इसको अपने राज्य से निकाल कर भगा दिया तो राघव चेतन चला जाता है साथियों अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी था साथियों दिल्ली का शासक। ये कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन वो व्यक्ति था जो अपने चाचा को मारकर अपनी ही बहन से विवाह कर लिया था। इसने अपनी ही बहन को, अपने ही चाचा को मारकर इसने अपनी ही बहन से, मतलब इनके चाचा का नाम था
जलालुद्दीन खिलजी, इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था, चाचा की पुत्री थी, पुत्री से उसको मार करके विवाह कर लिया, बहन से ही ये विवाह कर लेता, ऐसा ये व्यक्ति था। ठीक है, अब ये जो राघव चेतन था वो चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और सारी घटनाक्रम के सारे जो घटनाक्रम वो इसको सुना देता है कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, जब वो पानी पीती है तो उसके कंठ से एक एक बूंद खिसकता हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तुम्हारे दरबार में एक भी ऐसी औरत नहीं है जो उससे सुंदर हो सके, उसका मुकाबला कर सके, बाल के बराबर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस प्रकार से कूट कूट कर अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये ठूस ठूस कर बातें भर देता है राघव चेतन। अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक आग बुझती है और वो आता है यहाँ पर अपनी आग बुझाने के लिए मेवाड़ में, और आता है वो मेवाड़ को घेराबंदी कर लेता है। अलाउद्दीन रतन सिंह से वो समझौता करता है, संधि करता है बाद में, और कहता है कि मुझे तो केवल पद्मिनी की एक झलक देखनी है, झलक देखने के बाद में हम वापस दिल्ली लौट जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब एक झलक दिखाने के लिए उसमें जब दर्पण लगाया गया सामने, तो कहा जाता है कि जो पानी का जो दर्पण था, पानी का दर्पण, तो उसमें उसको झलक दिखाई गई थी, वो उसने उसी झलक को देख करके मोहित हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। और जो रतन सिंह था उसको वो छल कपट के से अपने सैनिकों के माध्यम से वो क्या कर लेता है, कैद कर लेता है और अब गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाता है, और पद्मिनी को सीधी चेतावनी दे देता है कि अगर तू अपने पति को चाहती है, अगर अपने पति को बचाना चाहती है, तो तू दिल्ली तुझे आना पड़ेगा लेने के लिए। अब इस बात को कौन नहीं समझेगा, अगर वो दिल्ली क्यों बुलाना चाहता है पद्मिनी को, अगर उसको छोड़ना ही है तो वो ऐसे भी छोड़ सकता है, किसी और को भी बुला कर छुड़ा सकता है, किंतु वो पद्मिनी को बुलाना चाहता था, और पद्मिनी को बुलाकर वो वहीं गिरफ्तार करके उसको वहीं रखना चाहता था। किंतु ध्यान दीजिएगा साथियों, पद्मिनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है जब पद्मिनी की, तो यहाँ पर पद्मिनी की हम बात कर रहे हैं, पद्मिनी की। पद्मिनी साथियों अकेली नहीं थी, पद्मिनी साथियों जब इनका विवाह हुआ था तो इसके साथ में दो महान व्यक्ति आए थे, दो महान व्यक्ति आए थे, और दो महान व्यक्ति कौन थे? गोरा और बादल, गोरा और बादल थे, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, गोरा और बादल, ये दोनों इनके साथ में थे। अब साथियों पद्मिनी क्या करती है कि अपने पति की रक्षा के लिए ये सैनिकों के साथ में, सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। क्या करती है ये? सैनिकों के साथ में दिल्ली पहुंच जाती है। अब ये दिल्ली पहुंच जाती है तो साथियों अपने सैनिकों को यह कैसा रूप धारण कर ले जाती है, इनका रूप कैसा करती है, ये स्त्री का रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके। ठीक है, थोड़ा कहा जाता है कि 1300 थी कि 1600 थे सैनिकों के साथ में, ये वहां पर दिल्ली पहुंच जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी की कैद से, अलाउद्दीन खिलजी की कैद से क्या करता है, एके की कैद से, एके की कैद में बंद रतन सिंह को मुक्त कराने में, मुक्त कराने में सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। किंतु जब पता चलता है कि उन सैनिक वो महिलाएं नहीं थी, वो तो उन्हें जो शादी की तरफ वो एक क्या बोलती हैं उसको, मंडप की तरह आता है, जो रानी जो उसको दुल्हन को ले उठा कर ले जाया जाता है, ऐसी जो क्या बोलते हैं उसको, उसमें उसको उठाकर वहां पर ले जाया जाता है। अब पता चलता है कि उन महिलाओं के वेश में सैनिक थे, वो महिलाएं नहीं थी। तब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को पीछे लगा देता है,
पीछे लगा देता है। किसकी सेना के साथ में? मेवाड़ की सेना के साथ में, पद्मिनी के साथ में। अब उस साथियों जब युद्ध होता है भयंकर तरीके से, तो उसमें गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रतन सिंह भी इसमें मारा जाता है साथियों, रतन सिंह भी इसमें मारा जाता है। अब पद्मिनी के साथ में साथियों ध्यान दीजिएगा, अब पद्मिनी जाकर दुर्ग में अपने 1600 रानियों के साथ में जौहर कर देती है। यह 1600 रानियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है, जौहर करती है। अलाउद्दीन बहुत भागा था इसको बचाने के लिए, किंतु नहीं बचा पाया। वो इसका एक अंग भी नहीं छू पाया था अलाउद्दीन खिलजी। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसके बारे में ये खता आ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली थोड़ी सी, यहाँ पर चार एक स्लाइड में यहाँ पर हम समझते हैं इसको। मेवाड़ का शासक कौन था? बात हम किसकी कर रहे थे? रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह की हम बात कर रहे थे, ठीक है, रावल रतन सिंह की। इसकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था नागमती। नागमती इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी था। पद्मिनी थी साथियों कहाँ की? श्रीलंका की राजकुमारी। कहाँ की थी? श्रीलंका की राजकुमारी। श्रीलंका के शासक थे कौन है? एक का नाम था, शासक का नाम था गंधर्व गंधर्व सेन। और माता का नाम था चंपावती। और इनके साथ में कौन आए थे? साथ में आए थे गोरा और बादल। गोरा और बादल इनके साथ में आए थे, ठीक है। और इनके दरबारी में कौन था? एक दरबार में था राघव चेतन। राघव नाम का एक क्या था? ये ब्राह्मण था। राघव चेतन नामक का ब्राह्मण था। उसने क्या किया था? एक को भड़काया था। एक आता है और क्या करता है? आक्रमण कर देता है। कब कर देता है ये? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को यहाँ पर युद्ध होता है। और इस युद्ध में रतन सिंह क्या करता है? तरफ तो था एक तरफ था रतन सिंह। क्या करता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और पद्मिनी क्या करती है? पद्मिनी ने क्या किया? जौहर किया था। मैंने जोर किया था। और वीर गति को प्राप्त कौन हुए थे? गोरा और बादल। गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। भड़काने वाला था राघव चेतन। ये इतनी सी बात आती है। और इसमें से बार बार क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी था ही। अब देखिएगा साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ का
नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम, अपने पुत्र के नाम, पुत्र का नाम था हिज्र खां, हिज्र के नाम हिजराबाद रखा, हिजराबाद रखा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा साथियों, अब इस बात की जो जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है साथियों दाइबा पीर की दरगाह अभिलेख से, दरगाह अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, गोरा बादलरी चौपाई के लेखक हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और हम बात करते हैं साथियों, अगर हम बात करते हैं हेमरत्न सूरी के द्वारा लिखी गई थी, और चित्तौड़ के राजस्थान का, यह था साथियों राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा व तोड़ का प्रथम शाखा, क्या था ये? चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। 26 अगस्त 1300, ठीक है, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ था। और इसका आंखों देखा वर्णन का, आंखों देखा वर्णन मीर खुसरो ने, मीर खुसरो ने पुस्तक खजाइन उल फतुह, फतुह, इसको कहा जाता है साथियों तारीख ए अलाही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तारीख ए अलाही कहा जाता है। ठीक है, तारीख ए अलाही इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चले, अब देखिएगा साथियों, इसको ही आधार मानकर एक जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने, पद्मावत, पद्मावत इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, इसको आधार मान करके। ठीक है, अब आगे देखिएगा साथियों, पद्मिनी की फड़, हाँ यहाँ पर लिख,
पद्मिनी की फट, शांतिलाल जोशी, शांतिलाल जोशी ने तैयार की। पद्मिनी को शांति कौन दिलाया था? शांतिलाल जोशी दिलाया था। तो आगे चले, अब आगे बढ़ते हैं साथ। अब देखिएगा साथियों, एक एक की मृत्यु होती है। एक एक की क्या मृत्यु है? मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है। एक एक की मृत्यु दिल्ली में होती है। अब इसका पुत्र आएगा, पुत्र आएगा। अब पुत्र आएगा मेवाड़ को छोड़कर। कौन आएगा? खिज्र खां आएगा। कौन आएगा? खिज्र खां आएगा। खिज्र खां मेवाड़ सौंप कर किसको आता है? मालदेव सोनगरा को। मालदेव सोनगरा को, सोनगरा को इसे कहा जाता है साथियों मूछाला मालदेव। क्या कहा जाता है इसे? मूछाला मालदेव कहा जाता है। अब इसके बाद में मेवाड़ पर अगला शासक बना था साथियों, का पुत्र था, पुत्र का नाम था जेसा। क्या नाम था? जेसा। जेसा अगला शासक बना। इसकी एक बहन थी, की एक बहन थी जिसका नाम था लाडली सोनगरी। लाडली सोनगरी, ठीक है। अब इस पर आक्रमण किसने किया? पर आक्रमण कौन करता है? पर आक्रमण कौन करता है? राणा हमीर सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया, राणा हमीर सिसोदिया इस क्या करता है? इस पर आक्रमण करता है। अब आक्रमण इस पर किया तो यह भी यहाँ पे छोड़कर भाग जाता है और हमीर सिसोदिया की बहन से ये क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। ये थी एक साथियों विधवा, लाडली सोनगरी थी। ये क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। तो इसको कहा जाता है साथियों मेवाड़ का उद्धारक। इनको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, इनको कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये यह कहां से आया? तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं। एक व्यक्ति था साथियों जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। इसके पुत्र कितने थे? इसके पुत्र कितने थे? इसके पुत्र 7 थे। इसके पुत्र 7 थे। 6 जो पुत्र थे वो चित्तौड़ के तोड़ के प्रथम शाखा में मारे गए। शाखे में मारे गए, मारे, ठीक है। प्रथम इसके शाखे में मारे गए थे, ठीक है। अब एक पुत्र बचा इनका, एक पुत्र बचा जिसका नाम था साथियों हरि सिंह। अब इसमें से एक पुत्र जो बचा उसका नाम क्या था? हरि सिंह। अब हरि सिंह का पुत्र था साथियों, हरि सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था साथियों हमीर। क्या नाम था? हमीर। हमीर ये गांव था। अभी ध्यान दीजिएगा साथियों, हमीर ये बनाया था साथियों सिसोदा गांव का जागीरदार। ये क्या था? सिसोदा गांव का जागीरदार था, वहां का प्रधान था ये।
अब इसके बाद में ये फिर वहां पर था, तो था तो कौन, ये गुहिल वंश का ही था, ये तो क्या था, किंतु ये सिसोदा गांव में जाने के कारण इनको सिसोदिया कहा गया। क्या कहा गया इनको? सिसोदिया कहा गया था। एक मैं व्यक्ति का नाम बताता हूं आपको। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है साथियों रण सिंह। रण सिंह, जेतर सिंह से पहले हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, किंतु वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। रण सिंह के दो पुत्र थे साथियों, रण सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था हेम सिंह, एक का नाम था हेम सिंह, और एक का नाम था राहप। राहप। अब ये तो साथियों अगला उत्तराधिकारी बन गया था, उत्तराधिकारी मेवाड़ का बन गया। ठीक है, नीचे यहाँ का तो वंशज चलता रहा। बाद में जेतर सिंह शासक बना था। राहप ये चला गया था साथियों, सिसोदा गांव चला गया था। सिसोदा सिसोदा गांव चला गया था। अब ये यहाँ पर जाकर क्या बना, सिसोदा गांव का जागीरदार बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? जागीरदार बन गया। अब जो इनसे उत्पन्न संतान होगी उनको एक नाम से जाना गया। सिसोदा गांव में रहने के कारण इन्हें सिसोदिया कहा गया, सिसोदिया कहा गया। अब ये सिसोदिया आगे चलकर ये किसके रूप में उभर कर आए थे? लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के बाद में जो हरि सिंह था, हरि सिंह के बाद में राणा हमीर के रूप में, राणा हमीर सिसोदिया के रूप में, सिसोदिया के रूप में उभर कर ये आए थे। ठीक है, ये इस प्रकार से ये सारी घटनाएं होती है। आगे बात समझ में? यहां तक, यहां तक बातें हो जाती है। ठीक है, बाद में जो ये था साथियों 1326 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है, 1326 ईस्वी के अंतर्गत। अब इसकी जो बात करेंगे आगे साथियों हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आप सभी को इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के पास शेयर कर दिएगा। जय हिंद।